पर्वत गर्ल की कहानी में मैंने किराए का कमरा लिया तो वहां दो बहनें थीं। मैं बड्डी वाली को पसंद करने लगा। इससे छोटी वाली चिढ़ने लगी। वह मुझे पटाने की कोशिश करने लगी। सभी पाठकों को नमस्कार। मेरा नाम लव है। हाइट 5 फुट 10 इंच और 31 साल का हूँ। फिलहाल मैं देहरादून में रहता हूँ। यह मेरी पहली सेक्स कहानी है और बिल्कुल सच्ची पर्वर्ट गर्ल की कहानी है। इससे पहले मैंने कभी सेक्स नहीं किया था। यह बात 2012 की है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया था। यह सोचा था कि वहां खूब मजे करूंगा। घर से दूर होने की वजह से घर वालों के अचानक आने का डर भी नहीं रहेगा। मेरे घर वाले कभी भी बिना बताए आ जाने वालों में से हैं। इसलिए जो मैंने सोचा था उसे कभी करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया था। दिल्ली में 2 साल तक तो मैं अपने गुड़गांव स्थित रिश्तेदार के यहाँ रहा। चूंकि दिल्ली जैसी जगह में मेरे जैसा लड़च का जल्दी सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि तब मैं बहुत ही सीधा साधा लड़च का था और उस वक्त तक मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। जुलाई से कॉलेज शुरू हुए थे। कॉलेज का कैंपस बहुत बकवास था। वहाँ कॉलेज में कोई ग्राउंड नहीं था, सिर्फ 4 फ्लोर थे। इसलिए शुरुआत के 2 साल तो बस यूं ही बीत गए। हमारे सेक्शन में कोई हॉट लड़की भी नहीं थी जिससे मन लगाया जा सकता था। पूरी क्लास में 60 में से सिर्फ 5 लड़कियां और बाकी 55 लड़ेचके थे, जबकि दूसरे सेक्शन में 10 से 12 लड़कियां थीं, जिनमें 4 से 5 तो काफी सुंदर थीं। वैसे भी जब दोस्त मेरे साथ होते हैं, तो मैं लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इस वजह से मैंने जीवन में बहुत सारे मौके छोड़े, जिनका मुझे आज भी अफसोस है। 2 साल बाद मैंने कॉलेज के आसपास एक कमरा किराए पर लेने का सोचा, क्योंकि गुड़गांव से आने जाने में ही 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते थे। यही सब सोचकर कॉलेज के पास में ही एक सरकारी कॉलोनी में एक मकान में एक रूम का इंतजाम हुआ। उनके घर में 3 कमरे थे और 5 लोग परिवार में थे। मकान मालिक की 2 बेटियां और एक बेटा था। उनकी एक बेटी करीब 26 साल की थी और दूसरी मेरे बराबर की, यानी 21-22 साल की थी। बद्दी वाली दीदी का शरीर बहुत सेक्सी था। गोरा भरा हुआ बदन, बद्दे बद्दे गोल गोरे बूब्स थे। उनका फिगर लगभग 38-32-40 का रहा होगा, जबकि छोटी वाली दिव्या का शरीर सामान्य लड़कियों जैसा ही था। उसका फिगर लगभग 32-34 का था। अक्सर नए लोगों से बातचीत करने में मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, तो रूम देखने के समय मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि साथ में आए एक रिश्तेदार ने बात की थी। मतलब मैं इतना बड्ढा वाला था कि मुझे रूम के किराए का अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने भी कहा कि लड़का सीधा दिख रहा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी इसी अदा पर रूम फाइनल हो गया था। कमरे में आने जाने का रास्ता एक ही था, यानी कि मेरे कमरे में आने जाने के लिए मकान मालिक के पोर्शन से होकर ही रास्ता था। हमारे कमरे भी अगल बगल में ही थे और घर में एक ही स्नानघर और संडास था। मकान मालिक यानी बाप शराबी था, यह बात उन्होंने नहीं बताई थी। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। मैं सुबह 10 बजे कॉलेज चला जाता था और दिन में कमरे पर आकर दाल चावल बनाकर खाना पीना कर लिया करता था। कभी अगर कुछ काम होता था तो ही बाहर जाता था, वरना कमरे ही पर ही अब आराम करता था। मैं तब तक दाल चावल बनाना सीख गया था और रोटी थोड़ा बहुत बेल लेता था। पर आटा गूंथना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि उसमें पानी को हिसाब से डालना पड़ता था। तो घर वालों ने फोन पर मकान मालिक की बड़ी लड़की से बात करके उसको थोड़ा मदद करने को कह दिया था। उसने भी हाँ कहते हुए मुझसे कहा, आप टेंशन मत लो, हम सब सिखा देंगे। 1-2 बार वे दीदी मुझे आटा गूंथना सिखाने मेरे रूम में आई थीं। उन्होंने अच्छे से बताया कि पानी कैसे डालना है और कितना डालना चाहिए। जब जब वे कमरे में आईं, उन्होंने कभी भी दुपट्टा नहीं डाला होता था और उनके बड्डे बड्डे गोरे रंग वाले बूब्स गहरे गले वाले सूट से साफ साफ दिखाई देते थे। मुझे डर लगता था कि कहीं ये देखते हुए देख ना लें। कुछ दिन बाद मैंने कहा, दीदी, अब मैं खुद से आटा गूंथ लूंगा। मुझे डर यह था कि कहीं किसी दिन इनकी मोटी मोटी चूचियां देख देख कर खोपड़ी खराब हो गई और इन पर झपट पड़ डाला, तो लौंडे लगने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी उनकी चूचियों को देख देख कर कई दिनों से मैं मुट्ठ मारकर खुद को शांत कर ले रहा था। छोटी वाली लड़की से मेरी बहुत कम बात होती थी, क्योंकि समान उम्र की लड़कियों से मुझे अभी भी थोड़ा झिझक होती है। कुछ दिन बाद मुझे पता चल गया
कि घर का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि बाप बहुत शराब पीता था और लड़कियों पर बहुत पाबंदी रखता था। उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देता था। उनके आस पड़ोस में लड़के भी नहीं थे, बस कुछ छोटे बच्चे थे। तब भी लड़कियों पर पाबंदी थी। कुछ दिन बाद से मैंने छोटी वाली की हरकतों पर ध्यान दिया कि यह अब अपना असली रूप दिखा रही थी। जितनी सीधी यह दिखाई दे रही थी, वैसी वह थी नहीं। उसको खासकर मेरे और उसकी बहन के बात करने से जलन होती थी। जब भी हम दोनों बातचीत करते, वह बीच में आ जाती और बात करने लग जाती। इसी तरह से 3 से 4 महीने बीत गए। मेरा ध्यान बड्डी वाली पर ज्यादा जाता था, क्योंकि मेरे आते जाते टाइम वह हमेशा बहुत प्यार से हाय हेलो करती और हाल चाल पूछती रहती थी। उसके बात करने के ढंग से भी मुझे वह और अच्छी लगने लगी थी। ऊपर से उसकी गोरी चूचियां और मोटी गांड देखकर लंड खड्डा हो जाता था। पर तब कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी, जबकि छोटी वाली को घर में ही शिकार मिल गया था। उसकी नजर मुझ पर थी। पहले तो उसको शायद यह लगा था कि वह खुद ही मुझको थोड़ी सी लाइन देगी, तो मैं उसके आगे पीछे चक्कर लगाने लगूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार वह छत पर मेरे बगल से फोन पर बात करती हुई ऑन आई हेट यू कहती हुई गई थी। दूसरी बार भी उसने ऐसी ही कुछ हरकत की थी। वह कभी किसी छोटे बच्चे को या कुत्ते को मेरे रूम में भेज देती थी और फिर खुद किसी बहाने से आ जाती थी। मुझे पता तो चल गया था कि यह है तो मेरी फिराक में, पर घर में कैसे इससे कुछ बात करूं या नंबर कैसे लूं, ये मेरे लिए जरा मुश्किल काम था। फिर इसका इलाज भी उसने खुद ही निकाल लिया था, क्योंकि मेरे से ज्यादा आग उसकी टांगों के बीच में लगी पड़ी थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरे फोन पर कॉल करो, मैंने नई रिंगटोन लगाई है, जरा चेक करना है। यह कहकर उसने मुझे नंबर दे दिया और मैंने कॉल की। फिर उसने कहा, हाँ रहने दो, यही ठीक है। उस समय मोबाइल रिचार्ज बहुत महंगा था। कॉल का अलग, मैसेज का अलग, नेट का अलग। मैं तो सिर्फ कॉल का रिचार्ज करता था, बाकी नेट की जरूरत पर डीटीडीएच ने पर ही नेट का रिचार्ज करता था। और मैसेज की जरूरत थी ही नहीं, तो वह वाला रिचार्ज नहीं करता था। मेरी कोई सेटिंग थी ही नहीं, तो मैसेज का क्या करना था। उसी रात लगभग 10:30 बजे छोटी वाली ने मुझे कुछ जोक्स भेजे। मैंने उसका नंबर सेव ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह नंबर एक्सचेंज करने का उसका बहाना था। पर मुझे कुछ अंक देखकर आइडिया हो गया था कि यह शायद इसी का नंबर है, पर कंफर्म नहीं था, क्योंकि कुछ दोस्त भी नए सिम लेने पर फ्री मैसेज भेजते थे। अगले 1 से 2 दिन तक उसके 2 से 4 जोक्स वाले मैसेज आए, पर मैंने ना कॉल करके पूछा और ना मैसेज करके। तीसरे दिन जब मैं दिन में कॉलेज से आकर खाना बना रहा था, तो छोटी वाली ने मुझसे पूछा, जोक्स कैसे लगे? मैंने कहा, अरे, वह तुम्हारा नंबर है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आया और बोली, क्यों नंबर सेव नहीं किया था क्या? उसके रूडली बोलने से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया, भूल जा कि मैं तुझे कभी मैसेज करूंगा। इतना सुनते ही वह बोली, बोल भी कौन रहा है तुमको मैसेज करने को? हम्म। वह भुनभुनाती हुई चली गई। उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने थोड़ा ज्यादा गलत ढंग से बात कह दी, जो अक्सर मेरे साथ होता है। पहले जल्दीबाजी में कुछ की जगह कुछ निकल जाता है, फिर मुझे बाद में महसूस होता है। शाम को मुझे वह छत पर टहलती हुई मिली, तो मैंने उसे समझाया कि मेरा बोलने का मतलब वैसा नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह था कि मैं मैसेज का वाउचर नहीं डालता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तब तक उसका मूड भी ठीक हो गया था। वह भी हंसकर कोई बात नहीं कहकर चली गई। कुछ दिन बाद हमारे एग्जाम्स थे और प्रोजेक्ट बनाना था, जिसकी वजह से रात के 9-10 बजे तक हमें कॉलेज में रुकना पड़ देता था। वह कई बार मुझे कॉल करके मोमो बर्गर लाने को कहती थी। उसी वजह से मेरे दोस्तों को पता चल गया था कि हमारी बात होती है। वे साले मुझे उकसाने लगे कि बात बढ़ा आगे, वरना हमें नंबर दे, हम तेरी सेटिंग कराते हैं, नहीं तो अपनी कर लेंगे। मैं मना कर देता, क्योंकि इसमें पकड़े जाने का डर रहता है। कुछ दिन बाद मैंने भी मैसेज का रिचार्ज करा लिया और रात को जब सब सो जाते, तो हम दोनों चैटिंग करने लग जाते। एक रात मेरा मूड बना कि आज आर या पार करते हैं, या तो हाँ या फिर ना। ऐसे भी चैटिंग करने से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और दिमाग भी इधर-उधर लगा रहता। तो मैंने सोचा कि आज पूछ ही लेता हूँ कि आगे का क्या इरादा है।
कुछ देर यूं ही बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? यह वाला मैसेज भेजने पर ही मेरी हालत खराब हो रही थी कि रायता न फैल जाए। तभी उसने रिप्लाई किया कि हाँ बोलो। मैंने मैसेज में उसे आई लव यू लिखकर भेजा। लाइफ में पहली बार किसी को ऑन आई लव यू कहा था। आप यकीन मानो मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 10 मिनट तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मेरी हालत और खराब होने लगी कि कहीं ये अपने घर वालों को ना बोल दे। मैंने मैसेज में जल्दी से सॉरी लिखकर भेज दिया कि मैं मजाक कर रहा था और देखना चाह रहा था कि तुम क्या कहोगी। अब वह अपने नाटक करने लगी। मैंने तुमको कभी उस नजर से नहीं देखा, न तुम्हारे बारे में कभी ऐसा ख्याल आया। उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने फिर से सॉरी लिखकर भेजा। मैं मजाक कर रहा था बस, और कुछ नहीं। उसने थोड़ी देर तक तो यह वह फलाना ढिमकाना आदि लिखकर भेजा और कहा, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। मैंने भी कहा, ठीक है नहीं करूंगा, वैसे भी इतने नाटक मेरे से झेले नहीं जाते हैं। यह लिख करके मैंने उस परवर्ट गर्ल का नंबर डिलीट कर दिया। अगले दिन से मैं अपना सामान्य समय से उठा, नहाना धोना और खाना पकाकर कॉलेज जाने वाला रूटीन किया। रात को मूवी देखकर सोने वाला रूटीन चलने लगा। कभी मोटी दीदी से सामना हो जाता तो हमेशा की तरह वे खुद ही से हेलो, कैसे हो भैया बोलती, और मैं भी उनको हंसकर अच्छे से रिप्लाई देता था। लेकिन छोटी वाली ना मुझसे बात करती, न मैं उससे करता था। मैं तो उसे आते जाते हुए इग्नोर भी करने लगा था। अब तक मैं उसकी हरकतों से काफी वाकिफ हो गया था, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली थी। करीब एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रात को करीब 11 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर मुझे लगा कि शायद किसी ने खटखटाया है। क्योंकि मैं कंप्यूटर पर मूवी देख रहा था, इसीलिए मुझे वह आवाज अच्छे से नहीं सुनाई दी थी। मैं उठा और दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गया और मूवी देखने लगा। 10 मिनट बाद मुझे फिर से खटखटाने की आवाज आई। इस बार मैं कंफर्म था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया है। मैंने फिर से दरवाजा खोला और देखा तो कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक कागज गोल मोल रोल करके रखा था। मैंने कागज उठाया और कमरे में आ गया। कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, क्या हम नॉर्मली रहकर बात नहीं कर सकते? फिर मैंने उसी कागज पर अपना नंबर लिखकर लिखा कि मुझे मैसेज करो। उस कागज को मैंने वापस वहीं रख दिया। वह सोई नहीं थी। तुरंत थोड़ी देर में मेरे फोन पर मैसेज आ गया कि बोलो। मैंने कहा, सबसे पहले तो ये कागज जला देना और ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। अगर ये कागज किसी और के हाथ लग जाता तो दोनों की लग जाती। वह ओके बोली। फिर कुछ दिन मैंने सिर्फ उतनी ही बात की जितना वह करती थी। 3-4 दिन बाद उसने मुझसे मैसेज में पूछा, तुम तो बड़े शरीफ लगते थे और लड़कियों को प्रपोज करने वाले निकले। मैंने उसको बताया, एक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को ऑन आई लव यू बोला था, और दूसरा ये कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में हो। ये सुनकर वह कहने लगी, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुमको ऐसा किसने कहा? मैंने ही उसको याद दिलाया कि छत पर एक दिन तुम फोन पर ऑन आई हेट यू रिपीट करके मेरे पीछे से गुजर रही थी। वह कहने लगी, नहीं, वह मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे लाइक करता है। वह ये सब कह रहा था, तो इसलिए मैं उसे ऑन आई हेट यू कह रही थी। पर मैं इस बात पर अड्डी डीएच गया कि मैंने ऑन आई लव यू सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चेक करने के लिए कहा था, बाकी कुछ नहीं। अब मैं उसको चिढ़ाने लगा। मुझे उसको चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। उस दिन मैं उसके दिमाग में ये बात डालकर सो गया कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था। उसको मेरी ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि वह तो बहुत सुंदर है और सब मेरे पीछे पडीडी डीचे रहते हैं, और ये कह रहा है कि ये सिर्फ मजाक कर रहा था, न कि सीरियसली कहा था। 1-2 दिन तक वह यही बात पूछने में लगी रही कि क्या सच में तुम प्रपोज नहीं कर रहे थे और बस चैक कर रहे थे। मैं समझ गया कि जो मैं चाह रहा था वही हो रहा है। उसको इस बात से इतनी बेचैनी हो गई थी कि उसकी नींद उड़ डीएच गई थी। तीसरे दिन मैं कॉलेज से लेट आया और आकर सीधा सो गया। लगभग 1 घंटे बाद वह मैसेज करने लगी, पर मैं नींद में था तो उसने मिस कॉल करके मुझे जगा दिया। मैंने मैसेज करके पूछा, क्यों कॉल कर रही हो, सो जाओ यार और मुझे भी सोने दो। तो उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा, क्योंकि अब वह मुझे आई लव यू कह रही थी।
पर मैं उस परवर्ट गर्ल के नखरे देख चुका था तो मैंने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये नाटक कर रही हो। वह कहने लगी, नहीं, सच में मैं तुमको पसंद करती हूँ। मैं फिर जब मैंने तुमको उस रात कहा, तब तुमने मना क्यों किया? तो वह कहने लगी कि मैं डर गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुमको पहले ये साबित करना होगा कि तुम सही कह रही हो। उसने कहा, ओके, साबित कैसे करूं? तुम ही बताओ। अब मेरा डर कम हो चुका था क्योंकि इस बार पहल उसने की थी। मैंने कहा कि मुझे किस चाहिए पहले, तब मानूंगा वरना नहीं। कुछ देर तक तो वह फिर वही नाटक करने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में वह राजी हो गई। दोस्तों, दिव्या मेरे साथ किस हद तक जाने को राजी हुई थी और वह मेरे लौंडे के नीचे किस तरह से आई, यह मैं आपको अपनी सेक्स कहानी के अगले भाग में विस्तार से लिखूंगा।